स्केरी टाइम सीरीज़ के पहले एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। इस सीरीज़ के अंदर मैं बेसिकली अपने दिमाग में कुछ ऐसी डरावनी कहानियों को लिख कर आपको सुनाऊंगा जो आपकी कई रातों तक की नींद उड़ा देंगी। और ये कहानियाँ आपने कहीं पर भी ना सुनी होंगी, क्योंकि मेरे अलावा इनको कोई भी नहीं जानता और ना ही पहले कहीं पर भी ये लिखी गई हैं। स्केरी टाइम स्टोरी सीरीज़ का सबसे ज़्यादा आनंद उठाने के लिए आप जल्दी से अपने कानों में ईयरफोन्स लगा लीजिए और जो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ उसको देखने की वजह अपनी आंखें बंद करके अच्छे से सुनने की कोशिश करिएगा। और जो जो मैं बोल रहा हूँ उसको साथ साथ दिमाग में अपनी तस्वीरों के रूप में बनाते रहिएगा। और ऐसा करने से मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपका हॉन्टेड सफ़र किस लेवल का हो जाएगा, इसका हिसाब आप भी नहीं लगा सकते। तो चलिए फिर स्केरी टाइम के पहले एपिसोड को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी कहानी सौरभ नाम के एक बच्चे के साथ घटित हुई थी, जिसकी उम्र सिर्फ 17 साल की थी। ये बात है जुलाई महीने की, जब एक रात सौरभ अपने कमरे में बैठा आराम से टीवी पर वीडियो गेम्स वगैरह खेल रहा था। उस दिन मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने की संभावनाएं भी बताई गई थी। सौरभ के पिता को अपने बहुत ही करीबी दोस्त की 25वीं एनिवर्सरी को अटेंड करने के लिए ज़रूरी जाना था और वह सौरभ की माँ को भी उस पार्टी में अपने साथ लेकर जाने वाले थे। और वो चाहते तो थे कि सौरभ भी उनके साथ चले, लेकिन सौरभ बहुत सारा स्कूल का काम इकट्ठा हो चुके होने का बहाना लगा देता है। हालांकि वो ये बहाना घर पे सिर्फ बैठकर वीडियो गेम्स खेलने और टाइम पास करने के लिए लगाता है, लेकिन सौरभ के पेरेंट्स को लगता है कि वो सच बोल रहा है और वो उससे अपना काम समय से पूरा करने के लिए बोलते हैं और अपने दोस्त की तरफ जाने की तैयारी करने लगते हैं। सौरभ के पिता जैसे ही अपना सारा सामान गाड़ी में लोड करने लगते हैं, इतने में ही मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो जाता है और फिर बादलों के गरजने की आवाज़ें भी तेज़ आने लगती है, जिसको सुनकर सौरभ की माँ बहुत ज़्यादा डर जाती हैं और उसके पिता को पार्टी में जाने का प्लान कैंसिल करने को पूछती हैं। लेकिन उन्होंने जवाब दिया कि वो दोस्त उनके बचपन का बहुत अच्छा दोस्त है और इस पार्टी की सेलिब्रेशन के लिए वो मेरे को 1 महीने से तैयार कर रहा था और अगर मैं किसी भी तरह वहाँ पर वक्त पर नहीं पहुँचा तो हो सकता है कि मैं अपना एक बहुत ही अच्छा दोस्त गंवा दूँ। लेकिन अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा डर लग रहा है तो तुम सौरभ पास ही रुक जाओ, मैं अकेला ही उसके पास जा आऊँगा, मुझे इस चीज़ से कोई भी शिकायत नहीं है। और फिर उसकी माँ बोलती है कि मैंने काफ़ी टाइम लगाया है तैयार होने में और ये साड़ी भी आपने मुझे सिर्फ इसी अवसर के लिए ला के दी थी, तो मैं इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहती और मैं आपके साथ ही जाऊँगी, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। इस बातचीत के बाद सौरभ अपने कमरे से बाहर निकलकर उनको बोलता है कि मम्मी पापा, आप अभी तक गए क्यों नहीं? मौसम ख़राब हो रहा है, आप लोगों को जल्दी निकलना चाहिए। फिर उसके पापा उसको कहते हैं कि बेटा, हम बस सामान लोड करके निकल ही रहे थे। इतने में सौरभ पूछता है कि अगर आप लोगों को मेरी कोई मदद चाहिए हो तो मेरे को ज़रूर बताना। ये बात सुन के उसकी माँ बोलती है कि बेटा, बस तुम अपना सारा स्कूल का काम याद से और ईमानदारी से कर लेना ताकि तुम्हारे ऊपर कोई भी बोझ ना पड़े। इस बातचीत के कुछ ही देर बाद सौरभ के माता पिता अपने घर से पार्टी के लिए रवाना हो जाते हैं और सौरभ अच्छे से मेन गेट पर ताले लगाकर अंदर सेफली अपना वीडियो गेम्स खेलने चला जाता है। मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था, बादल बहुत तेज़ी से गरज रहे थे, हवा काफ़ी तेज़ चलना शुरू हो गई थी और बारिश भी बस आने ही वाली थी। सौरभ चुपके से टीवी वाले कमरे में जाता है और वीडियो गेम का रिमोट उठाकर अपनी मस्ती शुरू कर देता है। इतने में ही एक बहुत ही जोर से बादल गरजने की आवाज़ आती है। वो इतनी तेज थी कि सौरभ उसको सुनते ही अपना रिमोट हवा में उछाल देता है। वैसे तो सिर्फ एक 17 साल के बच्चे के लिए इतना ही काफ़ी होता उसको डराने के लिए, लेकिन अभी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा डार्क मोड लेने वाली थी। बादल के गरजने के बाद सौरभ सुनता है कि अब हल्की हल्की बारिश होना भी शुरू हो चुकी है।
जिसको देखकर वो सोचता है कि जितनी देर हो सके अपनी वीडियो गेम्स की कुछ लेवल पार कर लेता हूँ, वरना पता नहीं फिर कब लाइट चली जाए। जैसे ही वो वापस अपने वीडियो गेम का रिमोट अपने हाथ में पकड़ता है, तब बारिश और भी ज़्यादा तेज हो जाती है। इतने में ही उसी टीवी रूम में रखा एक लैंडलाइन फ़ोन भी बजने लगता है, जिसको सुनकर सौरभ अब बहुत ही ज़्यादा डरने भी लग जाता है। वो धीरे धीरे उस बजते हुए फ़ोन के पास जाता है और हिम्मत करके उसे उठा ही लेता है। और जैसे ही वो फ़ोन में हेलो बोलता है, तब उसको अपने पिता की आवाज़ सुनाई देती है, जो रोज़मर्रा वाली आवाज़ से थोड़ी सी गहरी और धीरे उसे महसूस होती है। हालांकि वो अपने पिता की आवाज़ सुनकर थोड़ा शांत होता है और वो बताने लगता है कि पापा, मुझे आपके साथ ही चलना चाहिए था। मेरे को अकेले यहाँ पर बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। प्लीज़ थोड़ा जल्दी आ जाओ, लाइट भी यहाँ आप कभी भी जा सकती है, जिसकी वजह से मैं अपना काम भी पूरा नहीं कर पाऊँगा। ये सब बोलते ही दूसरी तरफ से फ़ोन कट हो जाता है। सौरभ को लगता है कि शायद मौसम के कारण लाइन में कुछ प्रॉब्लम आ गई हो, इसलिए वो उसी नंबर पर रीडायल करता है। लेकिन टेलीफोन ऑपरेटर उसको बोलती है कि ये नंबर मौजूद नहीं है, कृपया जांच लें। उसे लगा कि शायद उसके पिता नो नेटवर्क एरिया के आसपास ना हो, इसलिए ऐसा हो रहा होगा और कुछ ही देर बाद वो मेरी मिस कॉल देखकर खुद ही मेरे को कॉल कर लेंगे। कुछ मिनट बीत जाते हैं और सौरभ को कोई भी बैक कॉल नहीं आता। वो फिर से उसी नंबर पर रीडायल करता है और उसे इस बार भी सेम ही जवाब सुनने को मिलता है कि ये नंबर मौजूद नहीं है। इस घटना के बाद वो डर के मारे बेड पर लेट जाता है और सोने की कोशिश करता है। जैसे ही वो बेड पर लेटता है, उसके घर की घंटी बजती है और उसे सुनकर सौरभ को लगता है कि शायद उसके माता पिता आ गए हैं और वो फटाफट बेड से उठकर मेन गेट की तरफ भागता है। लेकिन फिर वो देखता है कि बाहर तो कोई भी नहीं है। यहाँ तक तो उसके पिता की गाड़ी भी दूर दूर तक कहीं पर भी नहीं खड़ी है। वो एक बार थोड़ी अच्छे से नज़र मार लेता है, लेकिन वहाँ पर उसे कोई भी नहीं दिखता। घबराता हुआ फिर से सौरभ अंदर चला जाता है और एक बार फिर से सोने की कोशिश करता है। इतने में ही भारी बारिश और आंधी तूफान के चलते मौसम अब इतना ज़्यादा खराब हो चुका था कि बाहर कुछ दिखाई देना तक मुश्किल हो गया था। कमरे में फिर से आने के बाद सौरभ सोचता है कि वो फिर से वीडियो गेम खेलने की ट्राई करेगा, ताकि इन सब चीज़ों से वो अपना कुछ ध्यान हटा पाए। जैसे ही फिर से उसने अपने हाथों में गेम का रिमोट पकड़ा, उसी दौरान अब पूरे घर की लाइट ही चली गई और फिर उसके तुरंत बाद ही वो लैंडलाइन फ़ोन फिर से बजना शुरू हो जाता है और इतने में ही उस घर की घंटी एक बार फिर से बजती है। सौरभ अब इतना ज़्यादा डर गया था कि वो रोना ही शुरू कर देता है और रोते रोते लैंडलाइन फ़ोन को उठाता है और इतने में उसको फिर से अपने पिता की भारी आवाज़ आती है और वो आवाज़ उसको कहती है, बेटा, हम घर पहुंच गए हैं और बाहर बारिश में भीग रहे हैं, तो जल्दी आओ और मेन गेट खोल दो। सौरभ वो आवाज़ सुनकर फौरन मेन गेट की तरफ भागता है और वो देखता है कि तूफान इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि कुछ भी देख पाना नामुमकिन है। उसे लगता है कि उसके पिता को अपनी गाड़ी अंदर करनी होगी, इसलिए वो मेन गेट पूरी तरह से खोलकर पीछे हो जाता है। तूफान बहुत तेज था, जिसकी वजह से सड़क पर लगी हुई लाइट तक की रोशनी नहीं दिखाई दे रही थी। वो गेट खोलकर उसके पिता के गाड़ी चढ़ाने का इंतजार कर रहा था, लेकिन 2 मिनट बीत जाते हैं, 5 मिनट बीत जाते हैं, 10 मिनट बीत जाते हैं। कोई भी उस गेट के अंदर से नहीं आता। वो देखता है कि कहीं उसके माता पिता को भी इतनी तेज तूफान के चलते कुछ ना दिखाई दे पा रहा हो, इसलिए वो बहुत तेजी से पापा मम्मा चिल्लाना शुरू कर देता है, ताकि अगर वो आसपास हुए तो उसकी आवाज़ को सुन के आ जाएंगे। 3-4 मिनट तक वो उनका नाम पुकारता रहता है, लेकिन उस गेट से कोई भी नहीं आता। लाइट भी गई होती है और अंधेरा पहले ही बहुत हो चुका है।
वो खुद से ही सोचने लगता है कि शायद वो फ़ोन कॉल सिर्फ उसका एक भ्रम भी हो सकता है, जो डर की वजह से उसने महसूस किया होगा। वो बेडरूम में रखी एक कैंडल लेने जाता है ताकि कमरे में कुछ ही मात्रा में सही लेकिन थोड़ी रोशनी हो पाए। जैसे ही उसको कैंडल मिलती है, वो लैंडलाइन फ़ोन फिर से बजता है। इस बार वो गुस्से में आ जाता है क्योंकि उसे लगता है कि उसके पिता उसके साथ कोई भद्दा मजाक कर रहे थे। वो गुस्से में फ़ोन को उठाता है और फिर उसी भारी आवाज़ में जो उसके पिता जैसी ही होती है, वो सौरभ को कहती है, बेटा, गेट खोलने के लिए शुक्रिया, मैं अंदर आ चुका हूँ। और फिर फ़ोन कट हो जाता है। इतने में ही बहुत तेज बिजली खड़कती है और सौरभ को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। वो फिर से उसी नंबर पर रीडायल करता है और इस बार उसे जवाब भी मिलता है, लेकिन जवाब में उसे किसी लड़की की चिल्लाने की आवाज़ें सुनने को मिलती हैं, जिसको सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और उसके पूरे शरीर में से पसीना छूटने लगता है। वो खुद को तसल्ली देता है कि ये सब उसका भ्रम है और फिर से सोने की तैयारी करने लगता है ताकि वो जल्दी से इस रात से गुजर पाए। लेकिन इस बेचारे बच्चे के साथ आगे जो होना लिखा था, ऐसा तो हमारे किसी दुश्मन के साथ भी ना हो, मेरी तो यही दुआ है। सौरभ को सोने से पहले एक बार बाथरूम जाना था, इसलिए वो अपनी मोमबत्ती लेकर हिम्मत करके एक अकेला बाथरूम चला गया और उसने अपनी मोमबत्ती को वॉश बेसिन की तरफ रख दिया ताकि उसे थोड़ा कम डर लगे। वो जैसे ही फ्रेश होने के बाद खड़ा होता है, तब वो देखता है कि उसके पिता उन्हीं सेम कपड़ों में जिसको पहनकर वो पार्टी में गए थे, उसके बिल्कुल सामने खड़े हुए थे, लेकिन उन्होंने अपना मुंह मोमबत्ती की तरफ किया हुआ था। सौरभ अपने पिता को देखते ही पूछता है, पापा, आप वापस कब आए? मैं मेन गेट पर इतनी देर खड़ा हुआ था, लेकिन आपने मेरे को कोई भी जवाब नहीं दिया। और मम्मी कहाँ पे है? क्या वो आपके साथ वापस नहीं आई? पापा, आप कुछ जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ। ऐसे मौसम में आपको कभी बाहर जाना ही नहीं चाहिए था। पता है मैं कितना ज़्यादा डर गया था और डर के मारे रोने भी लग गया था, लेकिन आपने मेरा एक भी फ़ोन कॉल नहीं उठाया। इतने में ही वो अपने पिता की तरफ बढ़ता है और उनके ऊपर अपना हाथ रखते रखते बोलता है, पापा, आपको कुछ सुनाई दे भी रहा है या नहीं? इतने में ही उसके पिता बिना अपना शरीर घुमाए अचानक पीछे मुड़ जाते हैं और सौरभ देखता है कि उसके पिता के पूरे चेहरे पर छोटे छोटे कांच के टुकड़े गड़े हुए होते हैं और उनकी आंखों वाली जगह एकदम खाली होती है, जहां से थोड़ा थोड़ा खून भी बह रहा होता है। सौरभ ये खौफनाक नज़ारा देखते ही वहां पे होश होकर गिर जाता है, लेकिन वो बच्चा कुछ ही देर में होश में भी आ जाता है और खड़ा होते ही सबसे पहले अपना मुंह धोने की कोशिश करता है। मुंह धोते वक्त उसको फिर से वही डरावना चेहरा शीशे में अपने पीछे खड़ा हुआ दिखाई देता है, जिसको देखकर वो अपने गले की पूरी ताकत लगाकर चीख देता है। इसके बाद वो कैंडल उठाकर बिना पीछे मुड़े बेडरूम की ओर भागता है। बेडरूम के वो सारे गेट अच्छे से बंद कर लेता है और बंद करने के कुछ ही देर बाद उसे नॉकिंग साउंड आना भी शुरू हो जाती हैं, लेकिन वो अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलता। इतने में ही उसके कमरे में रखा टेलीफोन फिर से एक बार बजता है, जिसको वो उठाने की कोशिश भी नहीं करता, लेकिन फिर उस लैंडलाइन की घंटी लगातार ही बजती रहती है और सौरभ का वो बेल सुन सुनकर सर दुखने लगता है। अंत में उसे हार मानकर कॉल उठाना ही पड़ता है और जैसे ही वो कॉल उठाता है, फोन में से आवाज आती है, बेटा, कमरे में तो मैं आ गया, लेकिन क्या मैं आज तुम्हारे साथ सो सकता हूँ? ये सुनकर सौरभ अब अपनी सारी हिम्मत गवा देता है और हाथ में फ़ोन पकड़े पकड़े ही जोर जोर से रोने लगता है। रोते रोते वो दीवार के सहारे नीचे गिरने लगता है और जैसे ही वो अपने सामने देखता है, तब फिर से उसको वही चेहरा अपने पिता की वेशभूषा में
दिखाई देता है जो हवा में उड़ रही होती है और धीरे धीरे उसकी तरफ ही आ रही थी। उसको देख के सौरभ अपनी कैंडल उसी पर मार देता है, जिसकी वजह से पूरे कमरे में फिर से अंधेरा हो जाता है। और फिर उसी दौरान कमरे में मौजूद एक खिड़की की तरफ से बिजली गिरने की आवाज़ और रोशनी आती है। और बिजली की उस रोशनी की 1 सेकंड के लिए ही वो देखता है कि वो ही सेम फिगर उसके बिल्कुल साथ में बैठी हुई है, जिसका चेहरा देखते ही वो सौरभ के ऊपर बहुत ज़्यादा डरावने तरीके से हंसने लगती है, जिसको सुनकर सौरभ पागल होना शुरू हो जाता है और पूरे कमरे में इधर उधर भिड़ने लगता है। लेकिन फिर कुछ ही देर में उसका पैर वहाँ पर रखे एक टेबल से भिड़ता है और उसका सर सीधा बेड के तीखे किनारे की ओर भिड़ता है, जिसकी वजह से सौरभ बच नहीं पाता। अगले दिन सुबह उनके घर दूध वाला दूध देने आता है। तब वो देखता है कि 15 मिनट से कोई भी गेट नहीं खोल रहा है। इतने में ही दूध वाला देखता है कि उनका आज का अखबार घर के बाहर ही पड़ा है। और वो जब उस न्यूज़पेपर की एक झलक देखता है तब वो पढ़ता है कि एक कपल जो अपनी 25वीं एनिवर्सरी को बनाने के लिए अपने बुक किए हुए होटल की तरफ जा रहे थे, तब बयान देने वालों के मुताबिक उनकी गाड़ी के सामने एक अननोन फिगर आकर खड़ी हो जाती है, जिसको देखकर वो अपनी गाड़ी जल्दी से बाएं की ओर घुमा लेते हैं। लेकिन भारी बारिश के चलते वो प्रेमी प्रेमिका अपनी गाड़ी संभालने में असमर्थ हो जाते हैं और सीधा एक पेड़ में जाकर काफ़ी तेज़ी से भिड़ जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी उसी दौरान मौत हो गई थी। और जितने भी लोगों को उन्होंने इनवाइट किया था वो भी सारे किसी रहस्यमय तरीके से गायब हो चुके हैं और अभी तक उनका कोई भी अता पता पुलिस को नहीं चल पाया है। इतने में ही दूध वाला अखबार को वापस नीचे रखते हुए बोलता है कि आजकल हमारे देश में क्या क्या हो रहा है सिर्फ भगवान ही जाने। और फिर जैसे ही वो अखबार रख के वापस खड़ा होता है तो उसके सामने वो ही चेहरा आ जाता है, जिसकी वजह से पिछली रात में सौरभ की मौत हो गई थी। वो चेहरा उस दूध वाले की आंख में झांक कर बोलता है, आज से यहाँ पर दिख मत जाना। जिसको सुनकर दूध वाला जितनी जल्दी हो सकता था वहाँ से 9-2-11 हो गया। दोस्तों, इसी के साथ हमारी स्केरी टाइम का पहला एपिसोड ख़त्म होता है और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये लिखी हुई कहानी पसंद आई होगी। घबराइए मत, ये कहानी असली दुनिया से कोई ताल्लुक़ नहीं रखती, मैंने बस इसको अपने दिमाग से लिखा है। खैर, अगर आप इसी टाइप के और स्केरी टाइम एपिसोड्स चाहते हो तो मुझे जेन्युइनली कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और क्या मुझे एक सीरीज़ ऐसी शुरू कर लेनी चाहिए? मुझे पक्का उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो ने तो अच्छे से हॉरर डोज दे दिया होगा, लेकिन फिर भी आप अगर सेटिस्फाई नहीं हुए हो तो आप मेरी बाकी वीडियोस जाकर भी देख सकते हो और फिर आप ज़रूर सेटिस्फाई हो जाओगे। कंटेंट पसंद आ रहा है तो स्केरी पिल्स को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक और नए और हॉन्टेड सफ़र के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।